की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों की। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अब्बास अंसारी मामले में बड़ा खुलासा। बड़ी खबर सामने आ रही है जहां अब्बास अंसारी मामले में बड़ा खुलासा। जेल में पत्नी संग घर की तरह रहता था अब्बास। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पूछताछ में हुआ बड़ा खुलासा। बड़ी खबर आपको बता रहे अब्बास अंसारी से जुड़ी जहां पूरे मामले में हो चुकी है बड़ी कार्रवाई। आगे की पूछताछ जारी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अब्बास अंसारी मामले में बड़ा खुलासा। बड़ी खबर सामने आ रही है अब्बास अंसारी से जुड़ी। जेल में पत्नी संग घर की तरह रहता था अब्बास। बड़ी खबर सामने आ रही है जहां दंपति के अंदर होते ही कमरे के बाहर से लग जाता था ताला। पूछताछ में हुआ बड़ा खुलासा। पूरे मामले में हो चुकी है बड़ी कार्रवाई। अब्बास अंसारी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जेल में पत्नी संग घर की तरह रहता था अब्बास। दंपति के अंदर होते ही कमरे के बाहर से लग जाता था ताला। पूछताछ में हुआ बड़ा खुलासा। पूरे मामले में हो चुकी है बड़ी कार्रवाई। आगे की पूछताछ जारी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां यह खबर सामने आई थी कि अब्बास अंसारी की पत्नी लगातार जेल में अपने पति से मिलने जाती थी और रोजाना 11 बजे पहुंच जाती थी और 3 से 4 घंटे वो अपने पति के साथ जेल में ही बिताती थी। और जब वो जेल पहुंचती थी तो वहां एक कमरे में दोनों पति पत्नी मिला करते थे और बाहर से ताला लगा दिया जाता था और रोजाना यही क्रम चलता रहता था। तो वहीं गुप्त सूचना के आधार पर जब छापा मारा गया तो इस बात का खुलासा हुआ और दोनों को रंगे हाथों पकड़ा गया। चित्रकूट जेल की यह घटना है जिसके बाद जेलर, डिप्टी जेलर और जेल अधीक्षक सभी को सस्पेंड किया गया। और अब एक और बड़ा खुलासा हुआ है कि जेल में अब्बास अंसारी और उनकी पत्नी दोनों पति पत्नी की तरह एक सामान्य घर की तरह ही जेल में भी रहा करते थे। और इस खबर पे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार दिवाकर मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। दिवाकर जी, जिस तरह से ये मामला सामने आया है, अब नए नए खुलासे हो रहे, तेजी से कार्रवाई हो रही है, क्या कुछ अब अपडेट निकलकर सामने आई है? जी शिखा, बिल्कुल सही कहा आपने कि ये जो मामला शुक्रवार को, जो बीता शुक्रवार है, उस दिन ये शुरू हुआ। दरअसल में सूत्रों से जो जानकारी मिली थी उसके अनुसार डीएम और एसपी ने चित्रकूट जिला जेल का औचक निरीक्षण किया, जिसमें अब्बास अंसारी जो माफिया मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे हैं, वो वहां पे अपनी पत्नी के साथ मिले और उनके साथ कुछ आपत्तिजनक चीजें भी मिली थी उनकी पत्नी के पास, जैसे मोबाइल और अन्य चीजें। इसको लेकर वहां की एसपी जो है उन्होंने मीडिया को ये बताया था कि ये हम लोगों को गुप्त जानकारी मिली थी, जिसके आधार पे औचक निरीक्षण हमने किया था और इसमें ये चीजें मिली है और उनको हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। बता दें शिखा कि दरअसल में ये मामला ऐसा है कि ये इनकी पत्नी और अन्य परिजन वहां पे एक जगह है करवी, वहां पे एक मकान किराए पे लेके 1 महीने से रह रहे हैं और ये लगातार उनकी पत्नी निखत अंसारी उनसे जेल में मिलने जाती थी और दोनों लोग घर की तरह एक कमरे के अंदर रहते थे और बाहर उससे उस कमरे को ताला लगा दिया जाता था, जैसे किसी को ये ना पता चले अंदर कौन है। इसी की जानकारी जिले के प्रशासनिक अधिकारियों को जब मिली तो उन्होंने जिला जेल में औचक निरीक्षण किया था। शिखा, आपको बता दें कि ये चित्रकूट जेल बहुत ही सुरक्षा की दृष्टि से बेहद सुरक्षित जेल मानी जाती है, इसीलिए बड़े माफियाओं को, जितने भी दुर्दांत टाइप के अपराधी हैं, उनको इस जेल में भेजा जाता है। लेकिन उस जेल में इस तरह की चूक होना यह बहुत बड़ी बात है। और इसमें यह भी जानकारी मिल रही है कि जो अब्बास अंसारी की पत्नी निखत अंसारी हैं, वो अपने साथ मोबाइल ले जाती थी और वहीं से उनको जो है अब्बास अंसारी रंगदारी के लिए फोन भी किया करता था। और कल एसपी ने मीडिया को यह भी बताया कि वहां से यह भी पता चला है कि ये निखत अंसारी जो है वो अपने पति को जेल से निकालने की साजिश भी रच रही थी। जी शिखा। जी दिवाकर जी, जेल के अंदर इस तरह से सामान्य रूप से रहना और अब्बास अंसारी उनकी पत्नी जिस तरह से वहां रह रहे थे, बाहर से ताला लगा दिया जाना, आपत्तिजनक चीजें मिलना और जिस तरह का ये माहौल जेल के अंदर देखा गया है, इससे एक बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। इसके पीछे क्या जो लोग मिले हुए थे उनको बड़ी रकम भी अदा की जाती थी इन सब कामों के लिए, क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, ये तो हो ही नहीं सकता कि बिना रकम लिए कोई इस तरह की कार्रवाई करवाता रहा हो। और इसमें जेल के
कर्मचारियों अधिकारियों की पूरी मिली भगत होगी और इसीलिए वहां के जेल के अफसरों को सस्पेंड भी किया गया है और अभी जांच बैठा दी गई है। जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। लेकिन सवाल सबसे बड़ा शिखा यही उठता है कि प्रशासनिक रूप से ये बहुत बड़ी अक्षमता है, क्योंकि जो ये चित्रकूट जेल है ये सुरक्षा के दृष्टिकोण से बहुत पुख्ता इंतजाम है यहाँ पे, और वहां ऐसी जेल में जहां पे बड़े बड़े दुर्दांत अपराधी भेजे जाते हैं शासन के द्वारा, वहां इस तरह की लापरवाही कहिए या यूं कहिए भ्रष्टाचार इस तरह से अगर देखने को मिलेगा तो बाकी जेलों की क्या स्थिति होगी ये अपने आप अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन शासन प्रशासन इस बात को लेकर गंभीर है और वहां पे बड़ी कार्रवाई होने की उम्मीद है। जी शिखा। जी दिवाकर जी, जिस तरह से कार्रवाई शुरू हो चुकी है और निलंबित भी कर दिया गया है जेलर को, डिप्टी जेलर को, अधीक्षक को और वार्डन्स को, लेकिन इनके ऊपर और क्या कुछ कार्रवाई होगी? क्योंकि निलंबित करना, सस्पेंड कर देना ये बहुत छोटी सजा है। जिस तरह का ये मामला सामने आया है इस तरह से तो कभी भी माफियाओं और बाहुबलियों के खिलाफ जो लोगों के मन में डर है वो खत्म नहीं होगा। और पुलिस के अंदर भी अगर जिस तरह का डर दे, अगर कहे कि इनका अभी भी डर है, क्या डर है या पैसा है, इन सब चीजों का जो उदाहरण जा रहा है जनता के बीच, वो खत्म करने के लिए किस तरह का कार्रवाई होनी चाहिए इन सब के ऊपर? जी, इस पे बहुत बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और डीजी जेल जो है उन्होंने इस बात के संकेत भी दिए हैं कि इसको हम हल्के में नहीं लेंगे और कार्रवाई हम करेंगे। लेकिन देखिए उसका एक तरीका है, जांच की जाती है ताकि कोई भी मामला कोर्ट में जाके डिसमिस ना हो जाए, तो पूरी जांच पड़ताल करके दोषियों के खिलाफ आरोप पत्र पेश किए जाएंगे और सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो आपने उठाया वो बिल्कुल सही है कि आम लोगों के बीच में इसका क्या संदेश जाएगा कि जब जेलें इस तरह से सुरक्षित नहीं है तो माफिया हमारे ऊपर कभी भी आकर के कुछ भी हमारे खिलाफ कर सकते हैं। और जिस तरह से ये बताया जा रहा है कि वहां पे रंगदारी के लिए वो अक्सर फोन भी किया करता था अब्बास अंसारी और उसकी पत्नी वहीं से रंगदारी के लिए फोन करवाया करती थी, तो ये बहुत बड़ी बात है। शासन प्रशासन को इस पे ध्यान देना चाहिए और जो भी दोषी हों उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाने की जरूरत है। जी शिखा। जी, निखत के ऊपर क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है? क्योंकि जिस तरह से वो जेल का दुरुपयोग कर रही थी, अपने बाहुबल का दुरुपयोग कर रही थी, अपने पति के साथ जेल में होते हुए भी वो सामान्य तरीके से जेल में जा रही थी जैसे कि वो उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी हो, तो निखत के ऊपर क्या कुछ कार्रवाई बनती है दिवाकर जी? जी वो देखिए, निखत के ऊपर जो भी कार्रवाई होगी वो तो जो उसमें धाराएं पंजीकृत की जाती हैं कानून के अनुसार, क्योंकि वो उन्होंने जेल मैनुअल्स का वायलेशन किया है और जेल मैनुअल्स के लिए वो के खिलाफ जो भी काम वो कानून है उनको लेकर के उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा चुका है और उनकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है। जांच पड़ताल के बाद जो भी होगा वो आरोप पत्र पेश किए जाएंगे और माननीय न्यायालय उसमें जो भी वो क्या नाम है सजा होगी वो दी जाएगी उनको। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस तरह की जेलों में जो इतनी सुरक्षा के दृष्टि से मजबूत जेल मानी जाती है, उस तरह की जेलों में अगर इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी तो आम जनता के बीच क्या संदेश जाएगा? शासन प्रशासन हनक से चलता है, अगर उनकी हनक ही खत्म हो जाएगी तो माफिया और गुंडों का फिर से राज हो जाएगा। तो देखने वाली बात यही होगी कि योगी सरकार जो अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति का हमेशा बखान करती है, वो इस मुद्दे को, इस बड़े मुद्दे को किस तरह से लेती है और इसमें जो संबंधित अधिकारी और कर्मचारी दोषी पाए जाते हैं उनके खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई ये सरकार करती है। जी शिखा। दिवाकर जी, अभी तक हम फिल्मों में देखते थे कि कोई भी पैसे वाला या रसूखदार या फिर कोई भी ऐसा बाहुबली जिसकी तूती बोलती है, वो जब अपराध करके जेल में जाता है तो वहां पे उसको सभी सुख सुविधाएं मिलती हैं। लेकिन अब हमने इसका जीता जागता उदाहरण देखा है, तो इसके बाद क्या लोगों के अंदर ऐसा जो जेल का खौफ होता था, सजा का खौफ होता था, वो कहीं ना कहीं कम नहीं हो जाएगा कि हम भी अपराध करेंगे, हमारी जेब में पैसा है और हमारा जो तूती बोलती है, हमारा खौफ है लोगों के बीच, उसके बल पर हम जेल में भी आलीशान जिंदगी जी सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये आपकी बात बिल्कुल सही है और ये संदेश ही सबसे बड़ा जो है गलत होगा और ये संदेश ही नहीं जाना चाहिए। इसीलिए ये बात बार बार कही जा रही है कि शासन प्रशासन इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे ताकि लोगों के बीच ये स्थिति बने कि अगर हम जेल में जाएंगे तो पूरी तरह से जो भी जेल के नियम है, जो भी जेल के मैनुअल्स हैं, हमें उन्हीं के अनुसार रहना होगा और हमें कोई विशेष सुख सुविधा नहीं मिलेगी। क्योंकि ये जो बड़े अपराधी होते हैं और वो माननीय विधायक भी हैं, अगर वो इस तरह से करेंगे
इस तरह से उनको सुविधाएं मिलेंगी तो आम जनता यही सोचेगी, आम अपराधी भी ये सोच करके खुश होगा कि कभी हम भी अगर जेल में गए तो हमें भी इस तरह की सुविधा मिल सकती है। तो इस संदेश को जानने से इस सरकार को, शासन प्रशासन को रोकना चाहिए और जो भी इसके खिलाफ दोषी हो, जो भी इसमें जांच में दोषी पाए जाएं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। जी सीता। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार दिवाकर मिश्रा जी जुड़े हुए थे। तो ये बड़ा मामला सामने आया है और अब इसमें नए नए खुलासे भी हो रहे हैं। जिस तरह से अब्बास अंसारी जेल में होते हुए भी अपनी पत्नी के साथ आलीशान और राहत भरी जिंदगी जी रहे थे, अब इसका खुलासा हुआ है और अब लगातार सभी पर कार्रवाई जारी है। अब रुक करते एक और बड़ी खबर की तरफ। अयोध्या से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अयोध्या फैसले वाली पीठ के जज को मिली बड़ी जिम्मेदारी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस एस अब्दुल नजीर राज्यपाल नियुक्त किए गए। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति की गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां राज्यपाल की जिम्मेदारी मिली है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अयोध्या फैसले वाली जज को मिली बड़ी जिम्मेदारी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति मिली है जस्टिस एस अब्दुल नजीर को। राष्ट्रपति ने 13 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में नए राज्यपाल भेजे। जस्टिस नजीर के अलावा कई नए चेहरे पहली बार बने राज्यपाल। पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट जज के पद से रिटायर हुए एस अब्दुल। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अयोध्या फैसले वाली पीठ के जज को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। बड़ी खबर ये सामने आ रही है, जहां इससे पहले भी एक जज को एक अहम जिम्मेदारी मिल चुकी है, तो वहीं अब दूसरे जज को भी अहम जिम्मेदारी मिली है, राज्यपाल बनाया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अयोध्या फैसले वाली पीठ के जज को मिली बड़ी जिम्मेदारी। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस एस अब्दुल नजीर राज्यपाल नियुक्त किए गए। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति हुई है जस्टिस एस अब्दुल नजीर की। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राष्ट्रपति ने 13 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में नए राज्यपाल भेजे। जस्टिस नजीर के अलावा कई नए चेहरे पहली बार बने हैं राज्यपाल। पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट जज के पद से रिटायर हुए एस अब्दुल नजीर। और इस खबर में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार दिवाकर मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। दिवाकर जी, अयोध्या मामले में फैसला देने वाले जज रिटायरमेंट के बाद अब उन्हें राज्यपाल बना दिया गया है। इससे पहले भी एक जज को बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी, क्या कुछ जानकारी है? जी शिखा, बिल्कुल सही कहा आपने। दरअसल में आज महामहिम राष्ट्रपति जी ने 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल और एलजी की नियुक्ति की है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा अब्दुल एस नजीर की राज्यपाल की नियुक्ति को लेकर के है। दरअसल में वो, आपको याद होगा कि 9 नवंबर 2019 को अयोध्या के में राम मंदिर के निर्माण का रास्ता प्रशस्त करने वाली जो बेंच थी, उन्होंने जो फैसला दिया था कि अयोध्या के विवादित स्थल पर राम जन्मभूमि ही बन सकती है, और उसके बाद अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का रास्ता साफ हो गया था। उसमें जो 5 सदस्यीय बेंच थी, उसके एक सदस्य थे अब्दुल एस नजीर, और इसीलिए इनकी नियुक्ति को लेकर के बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। एक बात और बता दें कि आपने कहा कि एक जज की और अहम पोस्ट पर नियुक्ति हुई थी, उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा कि इसी पीठ में को जो हेड कर रहे थे उस समय के तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया श्री रंजन गोगोई, उनको राज्यसभा में वो रिटायरमेंट के बाद तुरंत भारतीय जनता पार्टी ने भेजा था और इसको लेकर राजनीति भी हुई थी। तमाम विपक्षी दलों ने ये आरोप लगाया था कि उनको उपकृत किया गया है। तब भारतीय जनता पार्टी ने ये कह करके मुंह बंद करा दिया था कि कांग्रेस भी ऐसा करती आई है, और उन्होंने भी तमाम चीफ जस्टिस को राज्यसभा का सदस्य और यहां तक कि रंगनाथ मिश्रा को उपराष्ट्रपति तक के पद से नवाजा था। तो इसी को लेकर के जस्टिस नजीर की जो नियुक्ति हुई है उसको लेकर के सबसे ज्यादा चर्चा है। बाकी अन्य 13 राज्यपाल भी और उपराज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, लेकिन चूंकि ये अयोध्या की पीठ में थे और अन्य फैसलों के लिए भी ये जाने जाते हैं, इसीलिए अब्दुल नजीर की नियुक्ति को लेकर के सबसे ज्यादा चर्चा है। जी शिखा। जी, इस फैसले के बाद क्या राजनीति देखने को मिलेगी, क्योंकि अयोध्या फैसले में अहम भूमिका निभाई है जस्टिस अब्दुल नजीर ने? दिवाकर जी। बिल्कुल बिल्कुल, ये इस पे बयान आएंगे और इस पे राजनीति होगी। वजह उसकी ये है कि जस्टिस अब्दुल नजीर केवल एक ही फैसले के लिए नहीं, इसके अलावा उन्होंने सरकार से रिलेटेड कई फैसले ऐसे दिए जो कि सरकार के पक्ष के माने जाते हैं। जैसे
नोटबंदी को लेकर के जब नवंबर 2016 में मोदी सरकार ने नोटबंदी की थी, उसको उसके खिलाफ एक याचिका डाली गई थी एससी में, सुप्रीम कोर्ट में। उसके लिए भी जस्टिस अब्दुल नजीर ने उस बेंच को हेड किया था और उसमें उन्होंने नोटबंदी को सही ठहराया था। एक ये हो गया। दूसरा, 3 तलाक जब का मुद्दा आया था और 3 तलाक को खत्म किया था वो मोदी सरकार ने, उसके खिलाफ भी एक याचिका पड़ी थी और उसमें भी जस्टिस अब्दुल नजीर ने यह फैसला दिया था कि 3 तलाक खत्म करना बिल्कुल सही है। यह भी फैसला वो कहा गया था कि सरकार को राहत देने वाला है। इसके अलावा खास बात यह है कि अभी ये जब ये रिटायर हुए पिछले महीने में जस्टिस नजीर, तो उनका जब फेयरवेल समारोह था तो उन्होंने एक ऐसी बात कही, मन को छू लेने वाली बात है। उन्होंने कहा कि 5 जजों की जो पीठ थी उसमें मैं अकेला अल्पसंख्यक मतलब मुस्लिम समुदाय का था और मैं चाहता तो पांचों जो सर्वसम्मति से वो फैसला हुआ था अयोध्या में राम मंदिर का, उन्होंने यही कहा कि मैं 4 जजों के विपरीत जाकर के फैसला दे सकता था और समुदाय की सहानुभूति मुझे मिली, लेकिन मैंने देश हित को ऊपर रखा और राष्ट्र के हित में अब मैंने जो है राम मंदिर के लिए पक्ष में फैसला दिया था। इन सब चीजों को देखते हुए तभी से लगने लगा था कि जस्टिस अब्दुल नजीर को कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है और उसी को आज पूरा किया है भाजपा ने और भाजपा सरकार ने और राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति ने उनको आंध्र प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया है। जी दिवाकर जी, क्या ऐसा माना जा सकता है कि जो भी जस्टिस अपने कार्यकाल में सरकार के पक्ष में ज्यादा फैसले देता है, उसके प्रोन्नति के, उसके कोई बड़े पद पाने के जो दरवाजे हैं वो खुल जाते हैं? देखिए, इसको लेकर के 2 तरीके की बातें हो सकती है। एक तो जज के ऊपर इस तरह से कोई ब्लेम नहीं कर सकता कि उन्होंने सरकार के पक्ष में फैसला दिया है, क्योंकि बहुत से फैसले सरकार के खिलाफ भी दिए जाते हैं। जज जो हमारे होते हैं वो कहीं से भी पक्षपाती नहीं होते हैं, पक्षपात से दूर रहते हैं वो, और जो तथ्य और जो सबूत और जो गवाह होते हैं उनके सामने, उन्हीं के आधार पर वो फैसले दिए जाते हैं। अब ये अलग बात है कि कोई फैसला सरकार के पक्ष का निकल आता है और कोई फैसला उनके विपरीत। और इसके अलावा भी कई बार रिटायर्ड जजों को बड़ी नियुक्तियां दी गई हैं, सभी सरकारें देती हैं, लेकिन उस पर राजनीति भी हमेशा से ही होती रही है। अब इसमें एक खास बात और आपको बता दें कि जस्टिस अब्दुल नजीर कर्नाटक से आते हैं और कर्नाटक के एक दक्षिणी कर्नाटक जिले के ये एक बहुत छोटे से गांव के रहने में इनका जन्म हुआ और बहुत ही बचपन बहुत ही कठिनाई में इनका बीता, बहुत संघर्ष करके ये आ गया है, काफी विद्वान व्यक्ति हैं। तो 2 तरीके से और भी फायदा पहुंचाए लेने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, क्योंकि कर्नाटक में भी अगले साल चुनाव है और तेलंगाना में भी अगले साल चुनाव है। इन सब चीजों को देखते हुए दूसरी चीज, उनके समुदाय को, जो मुस्लिम समुदाय से आते हैं, मुस्लिम समुदाय को लुभाने के लिए बहुत ही प्रयास कर रही है भारतीय जनता पार्टी। उसमें जैसे पसमानदा मुस्लिम समाज को रिझाने के लिए उन्होंने कई बातें कही हैं, कई उनके सम्मेलन कराए हैं। तो इसको इस दृष्टि से भी विपक्ष देख सकता है और उस पर सवाल खड़े कर सकता है। लेकिन जहां तक जस्टिस की बात रही, तो वो जस्टिस जो है वो किसी सरकार के को देख करके या किसी आगे के हित को देख करके कोई भी जज नहीं देता। वो जो भी उनके सामने पत्रावली रखी जाती है, जो भी उनके सामने सबूत और गवाह रखे जाते हैं, तथ्य रखे जाते हैं, उसके आधार पर वो फैसला सुनाते हैं। जी शिखा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार दिवाकर मिश्रा जी जुड़े हुए थे। तो बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अयोध्या फैसले वाली पीठ के जज को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस अब्दुल नजीर राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं आंध्र प्रदेश के। अब यहाँ बड़ी खबर ये सामने आई है, अब इसके ऊपर राजनीति भी देखने को मिलेगी। अब देखना यह होगा कि विपक्ष की इस पे क्या प्रतिक्रिया आती है। फिलहाल बड़ी खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।